बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो है बैलेंस्ड वाई डेल्टा सीरीज सिलसिले में, और यहाँ पे एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12.13 मिस्टर अलेक्जेंडर एंड सिद्दीकू के बुक से। और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को जस्ट मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ। यकीनन आपको पता होगा कि वाई और डेल्टा में क्या फ़र्क है। वाई में ये जो किसी एक सोर्स को जो हम कहते हैं वो फेज वोल्टेज सोर्स कहेंगे, और अगर दो सोर्स के दरमियान यानी लाइन टू लाइन के दरमियान जो है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। इसी तरह डेल्टा में भी हर एक एलिमेंट जो है वो फेज एलिमेंट है, समझे। ये भी फेज है, ये भी फेज है, चाहे वो डेल्टा में हो चाहे स्टार में हो। अभी डेल्टा में ये फेज है और ये लाइन करंट है। और यहाँ से देखिए लाइन करंट और फेज करंट में फ़र्क है कि लाइन करंट यहाँ पे आके दो हिस्सों में बढ़ जा रही है करंट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आमतौर पे डेल्टा वाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि डेल्टा को आप वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये यहाँ हमने कन्वर्ट कर लिया। फ़र्क क्या है, जो भी डेल्टा की वैल्यू है उसको 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाई नेटवर्क आ गया। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ हम ये करते हैं कि किसी एक को, अगर हम फर्ज करें ये न्यूट्रल टू न्यूट्रल हमने यहाँ पे अगर कनेक्ट कर दिया, तो ये एक को हम अलहदा कर लेते हैं यहाँ पे, और सिर्फ इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप करंट निकाल लेते हैं, यहाँ से चाहे तो आप आगे चल के हम देखेंगे फेज वोल्टेज भी निकाल लेंगे। तो चूंकि ये सिमेट्रिकल है और बैलेंस्ड है, इसलिए एक फेज की जो वैल्यू है वही दूसरे फेजेस तीसरे फेजेस में वैल्यू वही है, सिर्फ फेज एंगल का फर्क होगा। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा है उसका 3 हिस्सा है। ये सर्किट गिवन है, इसमें लाइन करंट आई ए आई बी आई सी ये लाइन करंट होंगे, यहाँ से ये मालूम करना है। और फेज करंट आई ए बी आई बी सी आई सी ए, यानी यहाँ इसके अंदर जो फेज करंट है वो मालूम करना है। अब ये यहाँ बहुत क्लियर आपको समझ में शायद ना आए, हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देख लें यहाँ पे ये इस तरह से, इसको अगर हम रीड्रॉ कर लें इस तरह से, तो अब आप देखें कि ये हमारे लाइन करंट है और ये जो है करंट्स हैं ये फेज करंट्स हैं। तो ये पता करना है। उसके बाद जो फेज वोल्टेज है वी ए बी वी बी सी वी सी ए, यानी ये वोल्टेज और ये भी पता करना है। और टोटल कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड पे जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो हमने कैलकुलेट करना है। ये लाइन इम्पीडेंस ऑफ 3 ओम इज एक्सक्लूडेड, 3 तो नहीं, यहाँ पे 2 ओम है, तो बहरहाल इसको एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमारे 12-13 पे है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें फेज वोल्टेज मालूम करने को नहीं कह रहा, और वहाँ पे यहाँ कॉम्प्लेक्स पावर का कहा गया है। 12-13 में एवरेज पावर डिलीवर्ड पता करना है। तो हम दोनों को ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेल्टा को स्टार में, और एक हिस्से को हम यहाँ से काट लेंगे, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे केस में चूंकि यहाँ लाइन में रेजिस्टेंस भी है तो लाइन रेजिस्टेंस आ गया, और जो हमारा लोड है वो 9.3 है डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 9 माइनस जे 6 है, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 माइनस J2 हमारा एम्पीडेंस आ गया। अब यहाँ से देखिए सिंपल, अगर हम ये KVL इक्वेशन से सॉल्व करें या करंट रिलेशन जिस तरह से मालूम करते हैं उसको, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। वोल्टेज ये है 110 और ये इम्पीडेंस है 2, और ये वाले इनसे IA हमने यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए प्रॉपर तरीका तो यही है जो सबसे बेसिक क्लासेस में ये सिखाया जाता है कि ये पोलर है तो इसको भी आप पोलर फॉर्म में लेकर आएँ, उसके बाद आप डिवाइड करें।
लेकिन मैं अब हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि एक आसान तरीका है तो हम उसको क्यों ना फॉलो करें। और वो आसान तरीका ये है कि आप अपने कैलकुलेटर पे जाएं और कैलकुलेटर पे मोड पे जाएं, मोड, और यहाँ से 2 सेलेक्ट करें, कॉम्प्लेक्स। तो ये अभी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आ गया है। कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप इसको डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रैक्शन ऑप्शन आ गया, 110 एंगल 0, 110 एंगल के लिए ये निशानी है, तो हम शिफ्ट और ये एरो, और हमारा एंगल है 0, तो 0 हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं हम नीचे, 2 + 3 - J5, सो 2 + 3 - J2, सॉरी 2i। अब यहाँ पे J की जगह पे I लिखते हैं, ये है I, इसको प्रेस कर देंगे तो 2 + 3 - 2i हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इक्वल साइन, तो ये हमारा आंसर आ गया इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमें पोलर में जाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप ऑल्दो ये फ्रैक्शन में आप चाहें तो SD बटन दबाएं, तो ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया 18.96 और ये J7.58। लेकिन जब हम पोलर में या मैग्नीट्यूड फेज एंगल में जाना चाहेंगे, तो हम यहाँ से जाएंगे शिफ्ट, कॉम्प्लेक्स, और ये ऑप्शन 3 वाला ऑप्शन R थीटा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये आ गया हमारा वैल्यू जी 2.42 और एंगल 21.8। तो इस तरह से हम एक स्टेप में ही ये लिख लेंगे, 2.42 या 41, 21.8, ये हमारा करंट आ गया। अब 3 करंट मालूम करने हैं, IA, IB, IC। IA हमने निकाल लिया, चूंकि बैलेंस्ड है तो तीनों में सिर्फ फेज एंगल का फर्क है। IB जो है वो IA -120, और इसमें IA की वैल्यू पुट कर दें -120, तो ये हमारा IBA आ गया। और IC के साथ +120 होता है, तो IA +120, और यहाँ से भी हमने इसको +120 करके, तो ये आ गया। तो ये तीनों करंट्स आ गए हमें, लाइन करंट्स। अब हम आ जाते हैं इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें कह रहा है कि फेज करंट मालूम करें। फेज करंट्स ये करंट्स हैं। अब हम ओरिजिनल सर्किट में आ गए, बस हमने लाइन करंट कैलकुलेट कर लिया था। अब हम स्टार वाले सर्किट को नहीं करेंगे, बल्कि अब डेल्टा वाले पे आ जाएंगे। यहाँ से हम आसानी से IB यानी फेज करंट्स हम देख सकते हैं। और फेज करंट्स के लिए ये फार्मूला करंट का है, लाइन करंट और फेज करंट में ये रिलेशन अगर आप याद रखें कि लाइन करंट फेज करंट से बड़ा होता है, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फेज एंगल में ये इसके पीछे रह जाता है, यानी -30 आप इसको करते हैं, तो वहां से IAB के ये फॉर्मूला आ जाएगा, या उसको इस फॉर्मूले से भी आप लिख सकते हैं, √30 को ऊपर ले जाए। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसमें हमने मैग्नीट्यूड डाल दिया और फेज एंगल डाल दिया IA का, और डिवाइड कर दिया √3 से, और उसके साथ एंगल +30 ऐड कर देंगे हम। तो इसको सॉल्व करके ये हमारा IAB का आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही टेक्निक हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस लोड है, तो सिर्फ फेज एंगल का फर्क होगा। तो हम क्या करेंगे कि IBC क्या होगा, IAB -120, तो -120 इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। और ICA IAB +120, तो इसके साथ हमने +120 कर दिया, तो ये आंसर आ गया। तो पार्ट A के दोनों पोर्शंस हमने कैलकुलेट कर लिए, और अभी हम सिर्फ इनको रेफरेंस को लेके चलेंगे। अब ये कह रहा है फेज वोल्टेज VAB VBC, फेज वोल्टेज ये मालूम करना। अब हमने करंट तो मालूम कर लिया है, और करंट इनटू इम्पीडेंस हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा। तो VAB इज IAB इंटू Z θ, और इनके वैल्यूज हम पुट कर देंगे। यहाँ पे भी ये 9 -6 हमारा लोड आ गया, और ये करंट है। अब यहाँ पे भी आपको इसको ये चूंकि रेक्टेंगुलर में है, तो इसको पोलर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कैलकुलेटर में जाएंगे। आपने सिर्फ जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दें बाय यूजिंग कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड, ताकि आपके टीचर को कोई शक ना हो कि इसने साथ वाले से कॉपी करके लिख दिया। तो आइए अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं।
51.78, फिफ्थ एंगल 51.8, 51.80 भी लिख दें आप, और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट डाल देते हैं हम 9 - 6i इक्वल साइन। अब ये अगेन हमें आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसको पोलर में जाने के लिए हम शिफ्ट कॉम्प्लेक्स दबाएंगे, 3 हो गया आर थीटा वाला ऑप्शन, इक्वल साइन 127.42 और एंगल 18 पॉइंट समथिंग, 18.1। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 127.42 एंगल 18.11। अब यहाँ पे भी हम वो फॉर्मूला वही यूज करेंगे कि फेज एंगल में भी 120 का फर्क होना चाहिए। तो वी ए बी हमने निकाल लिया, वी बी सी क्या होगा, वी ए बी -120 और वी सी ए बी +120। तो ये फेज एंगल्स भी आ गए। अब आ जाते हैं जो सवाल जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ये क्या है। इसने कहा ये कॉम्प्लेक्स पावर मालूम करो। जो अलेक्जेंडर कह रहा है कि जी एवरेज पावर मालूम करो। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं चाहिए, मेरे वीडियोस हैं कॉम्प्लेक्स पावर क्या चीज़ है उसको बड़े डिटेल्स में मैंने समझाया हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी दे दूं। बेसिक ये है कि कॉम्प्लेक्स पावर, ये जो इसको बोल्ड करके लिखते हैं, कैपिटल करके लिखते हैं, या ऊपर आप बार डाल दें तो उसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्बिनेशन है एवरेज पावर, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको रियल पावर कहूँ, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो है इन वॉट होते हैं इसके, और उसके साथ ये रिएक्टिव पावर है, इसकी जो वैल्यू है वो VAR कहा जाता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कॉम्प्लेक्स पावर है उसके यूनिट हम लिखते हैं VA, वोल्ट एम्पेयर। तो इस फॉर्मूले से अगर आप SP निकाल लेते हैं तो आप एवरेज पावर भी निकाल सकते हैं। बहरहाल एक एवरेज पावर पर फेज का फॉर्मूला ये भी है एक, ये VPIP यानी फेज वोल्टेज, फेज करंट और कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पे ये रियल पावर है जिसको एवरेज पावर हम कह रहे हैं। थीटा हमारा कितना है, 9 - j6, सॉरी z डेल्टा 9 - j6, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका एंगल। अब ये जो थीटा है वो आमतौर पे इस एंगल को यानी इम्पीडेंस के एंगल को कहा जाता है, यानी -33.69। लेकिन इसकी एक और भी वैल्यू है और वो है डेल्टा V माइनस डेल्टा यानी वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल, ये भी थीटा के बराबर ही होता है। अच्छा, अब एक्चुअल जो फॉर्मूला जिसको यूज करना चाहिए वो ये फॉर्मूला है, बड़ा आसान फॉर्मूला है इसको। और उसमें भी ये वाला जो है कि S एक फेज का आप निकालना है, तो वोल्टेज फेज और IP कंजुगेट, ये चीज याद रहे कि ये कंजुगेट वैल्यू है, यानी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, एंगल साइन। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूलास। अभी मैं जिस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट ने जो अपने रफ वर्किंग भेजी थी उसके पार्ट 1 और 2 तो सही थे, पार्ट 3 में यहाँ पे उसने गड़बड़ किया। इसने क्या किया, देखिए इसने ये वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट कर दिया है, दोनों VAB, इसी तरह BC और IBC और CA ICA। लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है, और इस फार्मूले में उसने ये वैल्यूज जो हैं वो सारे उसने ऐड करके, और बस यहाँ पे आगे जाके उसने आंसर भी सही उसका नहीं निकला। अब यहाँ पे गलती क्या है, गलती ये है कि एक्चुअल फार्मूला होना चाहिए जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि थीटा जो हमारा है वो VAVB के बराबर है। तो इस एंगल के इसके साथ फेज एंगल भी लिखना चाहिए था, यानी थीटा V माइनस थीटा I। ये अगर लिख के करें तो ये आंसर सही आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे थे, और यहाँ से जैसे हमने बताया कि इस फॉर्मूले के जरिए करेंगे तो ये आंसर सही आ जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको करने की ज़रूरत क्या है
जब हमारे पास आसान फार्मूला गिवन है, और वो आसान फार्मूला ये है कि जैसे मैंने बताया कि इस फार्मूला को आप यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं 3 VP/IP। VP कितना हो गया हमारा, ये जो वोल्टेज है, IP करंट है, लेकिन करंट में हम सिर्फ कंजुगेट की वजह से उसके साइन हमने चेंज कर दिया। साइन जो है वो प्लस था, उसको माइनस कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और जब इससे करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, अगर आपको इसमें शक है कि ये कैसे आया तो लेट्स सी। क्लियर किया हमने, 3 मल्टीप्लाइड बाय 127.46, शिफ्ट एंगल 18.1118 18.11, और इसके साथ अब हम इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए, और वो हो गया जी 11.78, शिफ्ट एंगल -51.80, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल साइन। अब ये हमें चाहिए इस फॉर्म में ही चाहिए, अपना रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये देखें 374.47.9, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2498, तो -J2498.6। तो अब जैसे हमने पहले जिक्र किया कि अब ये हमारा आंसर हो गया इन VA, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर हम बुक वाले क्वेश्चन में जो इसमें एवरेज पावर का कहा था, तो सिर्फ ये जो रियल पार्ट है ये आंसर हम लिख देंगे। ये जैसे हमने डिस्कस किया था, ये कॉम्प्लेक्स में ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज पावर वाले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 13 में एवरेज पावर इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दैट इज 374.7.9, और इसकी यूनिट जो है वो वाट है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।